हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बेहद डरावनी कहानी, शापित गांव। जल्दी चल, जान नहीं है क्या टांगों में। हवलदार ने उसको कॉलर से घसीटते हुए अपनी तरफ खींचा। उसका गिरेबान गर्दन में फंसता जा रहा था। आराम से। उसने मजाहमत करना चाहिए, यानी उसने विरोध करना चाहा, मगर आवाज गले में अटक कर रह गई। वो बुरी तरह से खांसने लगा। हवलदार के हाथ थे या फौलाद जो उसके गले में धंस रहे थे। ये क्या कर रहे हो साकिब? उस आदमी को ऐसे क्यों घसीट कर ला रहे हो? एसएचओ शफाकत की नजर जैसे ही अपने कैबिन से बाहर गई तो ये सीन देखकर चौंका और अपनी चेयर से उठकर बाहर आया। साहब, ये एक नंबर का बदमाश है, बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। उसका लहजा रूड था, नजरें भी उसी आदमी पर जमी हुई थी। नहीं साहब, मैं कोई बदमाश नहीं, मुझ पर रहम करो। ये जबरदस्ती मुझे यहाँ घसीटते हुए लाया है। वो रूधे हुए लहजे में हाथ जोड़े फरियाद कर रहा था। मगर पुलिस स्टेशन में भी किसी की सुनवाई हुई है भला जो उसकी होती? हर बदमाश पकड़े जाने पर यही कहता है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया। एक रात जेल के अंदर रहा ना तू, सारे जुर्म खुद ब खुद कबूल कर लेगा। साकिब ने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा था और लॉकअप खोलते हुए उसे दीवार की तरफ पटक दिया। साकिब! शफाकत चीखा था। उसे ये रवैया जरा भी नहीं भाया। वो आदमी रोते हुए सलाखों की तरफ बढ़ा और हाथ बढ़ा बढ़ाकर दुहाइयां देता रहा। साहब, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। किसी की बात का यकीन भी कर लेते हैं। शफाकत ने साकिब को डांटा था। नए नए एसएचओ बने हो आप, इसलिए बेहतर यही होगा कि काम सीखिए, काम खराब मत करिए। साकिब ने अजीब नजरों से उसकी तरफ देखा था। वो ठिठक कर रह गया। उसकी नजरों में अजीब सी वहशत टपक रही थी। ये कहते ही वो दोबारा बाहर की तरफ चल दिया। शफाकत भी अपने कैबिन की तरफ बढ़ा। साकिब ने ठीक ही कहा था। वो नया था, आज ही तो उसकी ड्यूटी का पहला दिन था और सरकार ने अपने शहर से इतनी दूर इस वीराने में उसकी तैनाती करा दी थी, जहां दूर दूर तक किसी आदमी का नामो निशान तक नहीं था। इस पुलिस स्टेशन पर भी उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। अब ये तीसरा आदमी आया था, मगर वो अपने आप को बेकसूर कह रहा था, मगर कोई सबूत भी तो नहीं था। साहब, मेरी बात का यकीन करिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे नहीं मरना। आखिरी जुमले पर वो पूरी तरह चौंका था। वो बैठते बैठते रह गया, वापस लॉकअप की तरफ बढ़ा। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ, शफाकत ने उसे झाड़ा था। आप क्या समझते हो, ये मुझे किसी जुर्म की वजह से पकड़ कर लाया है? नहीं साहब, नहीं। यहाँ इस वीराने में आना ही सबसे बड़ा जुर्म है। अब देखना, रात होते ही मुझे मार दिया जाएगा। उसने पहली बार बिना रोए, बिना बैन किए अपनी बात पूरी की थी। शफाकत ये सुनकर खासा चौंका था। उसे ये सब ऑल फॉल लगा। तभी गर्दन झटक कर अपने कैबिन की तरफ बढ़ा। अगर मैं मरा तो जिंदा तुम भी नहीं रहोगे साहब। वो तुम्हें भी मार डालेगा, मार डालेगा। सुना तुमने? तुम भी रात होते ही मारे जाओगे। वो चीखता चिल्लाता सलाखों को मजबूती से पकड़े जमीन पर बैठता चला गया। शफाकत के पांव तले से जमीन ही निकल चुकी थी। वो आदमी या तो सचमुच में पागल था जो ऐसी बकवास कर रहा था, या तो फिर उसकी बातों में सच्चाई थी। वो कुछ देर खड़ा सोचता रहा। उसका दिमाग सच में कंफ्यूज हो गया था। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसकी तैनाती शहर से दूर एक गुलाब नगर नामी गांव में हुई थी। ये नाम सुनकर ही उसे अजीब लगा था। उसने काफी भाग दौड़ की कि किसी तरह उसकी ट्रांसफर वापस शहर में ही हो सके, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका।
उसके सीनियर ने भी उसे कुछ महीने वहां काम करने का कहा। देखो शफाकत, अभी तुम्हें वहां जाना ही होगा। 2-3 महीने वहां गुजारो, फिर देखते हैं कि वापसी के क्या चांसेस बनते हैं। यह सुनकर उसे काफी मायूसी हुई थी। पहले ही वो 6 महीने घर से दूर रहा था और अब ट्रांसफर भी इतनी दूर की गई। हाँ, याद आया, 2 महीने बाद किसी का ट्रांसफर वहां करवा देंगे और तुम्हें वापस शहर ट्रांसफर करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर एक आस बंधी थी। बस इसी आस को दिल में रखे वो उस वीराने में जाने के लिए राजी हो गया। सुबह का वक्त था जब उसने गुलाब नगर नामी गांव की सरहद पर कदम रखा। क्या ही अद्भुत वक्त था। चारों तरफ जिधर भी नजर डालो बंजर जमीन ही नजर आ रही थी। सोचा था कि गांव है तो हरियाली आंखों को देखना नसीब होगी, ताजा हवा सांसों में नई जिंदगी भर देगी, मगर यहाँ आकर तो जैसे ये उम्मीद दम ही तोड़ चुकी थी। खंडहर, टेढ़े रास्ते, तनों से उखड़े हुए पेड़, अपनी हालत पर मातम करती फिजा, यहाँ तक कि सब कुछ अजीब था। रिक्शे वाले ने भी गांव से कुछ फासले पर उतार दिया था। क्या हुआ भाई, आगे नहीं जाना क्या? उसने हैरत से पूछा था। क्या मजाक कर रहे हो साहब, मेरी बीवी बच्चे हैं, यहाँ हर तरफ मौत नाचती है, उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। वो उसकी बात का मतलब नहीं समझ सका और आगे बढ़ गया। हर उठता कदम उसको हैरत के समंदर में गोते लगाने पर मजबूर कर रहा था। एक सनसनी सी उसके कानों में खुलती जा रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो सुबह के वक्त नहीं बल्कि तपती हुई गर्मियों की दोपहर में अकेला रेगिस्तान में घूम रहा हो। गर्म हवा के थपेड़े उसके गाल को थपथपा रहे थे। सर्दी की लहर के बजाय वो पसीने से शराबोर था। प्यास से उसका गला सूख चुका था। ये क्या, इस मौसम में भी इतनी प्यास क्यों लग रही है मुझे? उसने गले पर हाथ फेरते हुए सोचा था और सुस्ताने के लिए इधर उधर देखा। सूरज ने कुछ देर पहले ही आंख खोली थी। पास ही उसे एक बड़ा सा पत्थर नजर आया। वो उस पर जाकर बैठा और इधर उधर देखा, शायद कोई नजर आए, मगर वहां कोई नहीं था। इस वीराने में पुलिस स्टेशन बनाने की क्या सूझी थी सरकार को? कोई भूत प्रेत तो जुर्म करने से रहे। उसने खुद ही मजाक उड़ाया। कुछ देर सुस्ताने के बाद वो उठा और मंजिल की तरफ चल दिया। मिट्टी से उसके पांव अट चुके थे, मगर वो चलता हुआ एक खंडहर के पास पहुंचा। एसएचओ साहब, पीछे से किसी ने आवाज दी थी। वो फौरन पलटा। वहां एक पुलिस की वर्दी पहने आदमी खड़ा था। हाँ, इस गांव का नया एसएचओ। उसने हाँ में सर हिला दिया। वेरी गुड, लगता है आज रात का सामान तैयार हो चुका है, उसने धीरे से कहा था। तब भी वो इन बातों का मतलब नहीं समझ सका। कुछ कहा? उसने आगे बढ़ते हुए पूछा था। जी बिल्कुल, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। चलिए, मैं आपको पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ। उसने बैग शफाकत के हाथों से लिया और बाईं तरफ मुड़ा। वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। यहाँ क्या सारी आत्माएं बसती हैं? इस सवाल पर वो अचानक से चौंका था और घूरते हुए उसकी तरफ देखा। वो नजरों की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सका और अटकते हुए अपनी बात पूरी की। मेरा मतलब था कि कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। ये गांव है साहब, यहाँ घर कोसों फासलों पर ही होते हैं, उसने धीमे लहजे में जवाब दिया था और पलटकर दोबारा आगे बढ़ने लगा। कोसों फासले पर, कह तो ऐसे रहा है जैसे मैंने पहले कभी गांव देखा ही नहीं, वो बड़बड़ाया था। साहब, ये आम गांव नहीं है। यहाँ के पासी रात को घरों से निकलते हैं। रात से पहले किसी को अपने घर से निकलने की इजाजत नहीं है। उसके जवाब पर वो पूरी तरह चौंका था। वो उसके मन की बात पढ़ चुका था, या फिर
उसके सुनने की ताकत इतनी तेज थी जो उसके हिलते होठों से बात को सुन लिया करता था। धूप को निगलते हुए वो अब खामोशी से उसके पीछे पीछे चल रहा था। पुलिस स्टेशन जाने पर वो एक बार फिर चौंका था। वहां केवल खंडहर था या फिर एक कैबिन जहां उसके नाम की तख्ती पहले से ही लगी हुई थी। उस आदमी ने अपना नाम साकिब बताया और उसे अपने कैबिन में जाने का कहा। आप अभी से ड्यूटी ज्वाइन करना चाहो तो ठीक है, वरना पुलिस स्टेशन के बैक साइड में कुछ क्वार्टर्स हैं, वहां जाकर आराम कर लीजिए और ड्यूटी कल से शुरू कर लीजिएगा। नहीं नहीं, मैं आज से ही ड्यूटी ज्वाइन करना चाहूंगा। आप मुझे वॉशरूम बता दीजिए कहाँ है, ताकि यूनिफॉर्म चेंज किया जा सके। वैसे उसे आराम की जरूरत थी, मगर उसने इग्नोर किया। और वैसे भी इस वीराने में भला कौन सा क्राइम उसका इंतजार कर रहा था। ड्यूटी पर भी तो आराम ही करना है। बस यही सोचकर उसने ड्यूटी फौरन ज्वाइन कर ली। सूरज ने अपने आप को समेटना शुरू किया तो लॉकर में बंद आदमी की सांसें अटकना शुरू हो गई। वो एक एक सांस भी सोच समझ कर ले रहा था और दीवार के साथ ऐसे सिमटा बैठा था जैसे कोई मौत की तलवार उसके सर पर लटकी हुई हो। शफाकत उसकी हालत को देख रहा था, मगर कुछ भी कहने से परहेज कर रहा था। आंखों में मौत का डर, कपकपाते हुए हाथ और सूखी हुई स्किन जैसे उसके डर को उजागर कर रही थी। एक लम्हे के लिए उसने भी अपना काम रोक लिया था। साकिब, ये आदमी ऐसे क्यों डर रहा है? साकिब जो एक फाइल लेने कैबिन में आया था, उसने उससे पूछ डाला। कुछ नहीं साहब, बस रात से डर रहा है शायद, उसने लापरवाही से जवाब दिया था। रात से डर मतलब? उसने दोनों हथेलियों को ठोड़ी के नीचे किया। कुछ नहीं। उसने जहरीली मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और बाहर की तरफ चल दिया। शफाकत उसकी मुस्कुराहट को नहीं समझ सका और गर्दन झटक कर अपना काम समेटा और सूरज के डूबते ही वहां से निकलने की तैयारी की। साहब, साहब मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए, वो मार डालेंगे मुझे। जैसे ही शफाकत ने निकलना चाहा तो उसकी दुहाइयां खंडहर जैसे पुलिस स्टेशन में गूंज उठी। ओए, खामोश होता है या एक उल्टे हाथ की लगाऊं? साकिब ने करख्त लहजे में कहा था, जिस पर वो डरे हुए बच्चे की तरह सहम गया और दीवार से जा लगा। साहब, आप जाओ, बेफिक्र रहो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। साकिब के कहने पर भी वो कुछ देर तक उस आदमी की तरफ देखता रहा जो बेहद डरा हुआ था, मगर वो अपना वहम समझकर आगे बढ़ा और क्वार्टर में आकर सफर और दिन की थकान मिटाने की खातिर लेटा, मगर नींद तो जैसे उससे रूठी हुई थी। वो करवटें बदलता रहा, मगर बेचैनी ने पीछा नहीं छोड़ा। आंख लगी तो खौफनाक ख्वाब ने उसको पूरी तरह डरा दिया। रात के आखिरी पहर वो चीखता हुआ उठ खड़ा हुआ। अपने आप पर नजर दौड़ाई तो वो पसीने से शराबोर था। सांसें भी बिखरे हुए समुंदर की तरह उथल पुथल हो रही थी। दाईं तरफ रखे गिलास को उठाया और पानी का एक बड़ा सा घूंट गले में उतारा। ऐसे लग रहा था जैसे जन्मों का प्यासा हो। बहुत ही डरावना ख्वाब था। गहरी सांस लेते हुए उसने अपने आप को तसल्ली दी थी और दोबारा लेटने के लिए वो अभी आधा ही झुका था कि उसे बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। पूरे जिस्म में उसके सर्द लहर दौड़ गई। कान फाड़ने वाली चीख ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। वो फौरन उठा और बाहर जाने का इरादा किया। अभी वो दरवाजा खोलने ही जा रहा था कि उसे साकिब की बात याद आ गई। साहब, एक बात याद रखिएगा, रात के वक्त अपने कमरे का दरवाजा मत खोलिएगा, चाहे बाहर आग लगे या फिर कयामत आ जाए, मगर अपने कमरे में ही रहिएगा, क्योंकि यहाँ वीराने में रात को दरिंदे घूमते हैं। उसका लहजा इस कदर वहशत से भरपूर था
कि वो अगला सवाल ही नहीं कर सका था। वो दोबारा पलट आया। एक पुलिस वाला होने के बावजूद उकड़ू बैठे रात के गुजरने का इंतजार करने लगा। सुबह जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो ये देखकर दंग रह गया कि वो आदमी जिसे साकिब कल लाया था आज वहां मौजूद नहीं है। साकिब, वो आदमी कहाँ गया? लॉकअप की तरफ इशारा करते हुए उसने पूछा था। जमानत हो गई उसकी। जमानत? वो भी इतनी सुबह? वो बड़बड़ाया तो साकिब की घूरती नजरों ने उसे चुप करा दिया। वो अपने कैबिन में आ गया, मगर उसके जहन में, उसके दिमाग में अभी तक उस आदमी का ख्याल घूम रहा था। वो उसी के बारे में सोच रहा था। उसका डरा हुआ चेहरा, उसकी बेतुकी सी बातें, वो ना चाहते हुए भी उसी के बारे में सोच रहा था। ये क्या ऑल फॉल सोच रहा हूं मैं? उसने अपने ख्यालात को पूरी तरह झटका और काम पर ध्यान दिया। दिन के बीच में उसे किसी काम से गांव के दूसरे हिस्से की तरफ जाना पड़ा। साकिब को पुलिस स्टेशन पर ही काम था, इसलिए वो वहीं था। वहां पहुंचकर उसने जो मंजर देखा, वो देखकर उसके होश उड़ गए। वही आदमी जो कल लॉकअप में बंद था, आज खून में लथपथ वीराने में किसी मरे हुए जानवर की तरह पड़ा हुआ है। उसको अगला सांस लेना भी दुश्वार हो चुका था। ऐसे क्या देख रहे हो साहब? जल्दी ही तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। एक आवाज पीछे से सुनाई दी। वो डरते डरते पलटा तो डर के मारे पीछे की तरफ उछल पड़ा। आंखें यकीन करने से कासिर थीं। आंखें यकीन करने से असमर्थ थीं। वो फटी फटी आंखों से कभी सामने खड़े आदमी को देखता तो कभी खून में लथपथ लाश को। दोनों एक ही सूरत के मालिक थे। तो तुम तो ये? वो पूरी तरह से हाँप रहा था। इसीलिए इसीलिए तुम्हारे सामने मिन्नत समाजत कर रहा था साहब कि मुझे वहां से निकाल दो, मुझे जाने दो। मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे उन दरिंदों के रहमो करम पर छोड़ दिया। इस बार उसकी आवाज में बिल्कुल भी कंपन नहीं थी। वो उसे अभी तक पागलों की तरह देखता जा रहा था। क्या मतलब? अभी तक मतलब नहीं समझे तुम? मजाक उड़ाने के अंदाज में गर्दन झटकी गई। ये गांव इंसानों के रहने के लिए नहीं बना साहब। आज से कई साल पहले यहाँ भी लोग रहते थे और जहाँ तुम काम करते हो वहाँ गुनहगारों को सजा दी जाती थी। एक बार इस गांव में कई डाकू आए और लोगों को लूटना शुरू कर दिया। रात होते ही अपनी वहशत की दुकान चमकाते। सारे गांव वालों ने मिलकर उनका मुकाबला करना चाहा और थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहां का एसएचओ तुम्हारी तरह नया आदमी था। उसने फौरन कार्रवाई की और रात से पहले पहले सारे डाकुओं को थाने में बंद कर दिया। वो जैसे ही थाने से बाहर निकला तो अचानक ही थाने में आग लग गई और सारे डाकू मारे गए। बस तभी से उन डाकुओं की आत्माएं उस गांव में भटक रही हैं और हर रात किसी न किसी इंसान को अपने जुल्म का निशाना बनाती हैं। ये कहकर वो चुप हो गया तो शफाकत की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो इस कहानी को सच माने या अफसाना, वो कंफ्यूज था। इस गांव में बसने वाला मैं आखिरी आदमी था। अब तुम्हारी बारी है। इस बार वो अजीब अंदाज में पलटा था। आंखों में खून की लकीरें और कपड़े भी खून में लथपथ थे। उसने आसपास देखा तो उस जैसी कई जिंदा लाशें भी उसकी तरफ बढ़ रही थीं। हम सब बेकसूर थे मगर मारे गए। अब तुम भी मारे जाओगे। आज रात तुम्हारी बारी है। सब एक जबान होकर बोले थे। उसके कान के पर्दे फटने लगे। नहीं नहीं, उसने भागना चाहा मगर भागा ना गया। ऐसा लगा जैसे कदम जमीन में धंस चुके हों। भागने से कुछ नहीं मिलेगा। इस गांव की सरहदें पार करना इतना आसान नहीं है।
यहाँ आता तो हर कोई अपनी मर्जी से, मगर जाता अपनी मर्जी से नहीं है। अब तुम जब तक उसका शिकार नहीं बन जाओगे, नहीं जा सकते। ये सुनकर उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, उसने बड़ी मुश्किल से कहा था। मरना तो मैं भी नहीं चाहता था, बल्कि हम में से कोई भी नहीं मरना चाहता था, लेकिन मारे गए। इसी तरह तुम भी मारे जाओगे, बेमौत मारे जाओगे। लेकिन इन सब को रोकने का कोई तो हल होगा। कैसे खून के इस खेल को खत्म किया जा सकता है? उसने आखिरकार पूछा था। कोई हल नहीं है, मौत ही इस खेल का आखिरी हल है। एक आवाज गूंजी, वो मूर्त बनकर रह गया। एक हल है। आवाज ठीक पीछे से आई थी। सब पलटे। वहां साकिब था। शफाकत ने उसे वहां देखा तो उसकी हिम्मत बंधी और दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। साकिब, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। ये सब देखो कैसी बातें कर रहे हैं, वो हकलाते हुए कह रहा था। ठीक कह रहे हैं सब, हम सब मरे हुए हैं। वर्ड हम सुनकर वो हैरान रह गया और पिछली तरफ उछल पड़ा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिसके साथ वो कल से मौजूद था, वो एक मरा हुआ आदमी था। तो तुम मर चुके हो? उसने हकलाते हुए पूछा था। हाँ, और जो तुम्हारे साथ है वो उन्हीं डाकुओं में से एक की आत्मा है जिसने मेरी शक्ल धार रखी है। उसने गलतफहमी दूर की थी। शफाकत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, मगर इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। वो आत्माओं के ठीक बीच खड़ा सबको पागलों की तरह देखता जा रहा था। निकलने का रास्ता? वो बड़ी मुश्किल से बोल पाया था। बिल्कुल, अगर तुम्हें जिंदा रहना है और मौत के इस खेल को रोकना है तो रात से पहले इस गांव की सरहद से निकलना होगा, क्योंकि अगर कोई इंसान उनके शिकंजे से जिंदा निकल जाए तो मौत का ये खेल रोका जा सकता है। साकिब ने रास्ता बता दिया था, मगर कैसे? वो सामने बेरी का पेड़ देख रहे हो? तुम्हें वहां पहुंचकर उसकी लकड़ी को जलाकर रोशनी हासिल करनी होगी। उस रोशनी में तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाई देगा, मगर याद रहे, उस पेड़ तक तुम्हें रात से पहले पहुंचना होगा और रात से पहले ही इस गांव से निकलना होगा, तभी तुम कामयाब हो सकोगे। ये कहते ही सब गायब हो गए और वो अकेला उस खून में लथपथ लाश के सामने खड़ा था। मुझे देर नहीं करनी चाहिए, ये कहते ही वो उस बेरी के पेड़ की तरफ बढ़ा। तेज कदमों के साथ वो आगे बढ़ता ही जा रहा था, मगर फासला था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सूरज भी धीरे धीरे अपने आशियाने की तरफ जा रहा था। साए भी लंबे होते जा रहे थे, मगर मंजिल थी कि अभी तक कोसों दूर थी। ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद कर, उसने दुआ की और पूरी ताकत से उस तरफ बढ़ा। एक जोरों की आंधी आई और उसको उचक ले जाना चाहा, मगर वो उस आंधी को धोखा दे गया और कलाबाजियां खाते हुए पेड़ के पास पहुंचा। एक किक लगाकर टहनी तोड़ी और बस आग लगाना बाकी था। उसने जैसे ही पलटना चाहा तो वहां कई काले कपड़े पहने लोग खड़े थे। रात से पहले कोई नहीं जा सकता यहाँ से, सब एक जबान कह रहे थे। आंखें शोला बरसा रही थीं, मगर वो वक्त बर्बाद करने के हक में नहीं था। सूरज ठीक किनारे पर था। रात पर फैलाए बस आना ही चाहती थी। उसने आग को ढूंढना चाहा, मगर वो नहीं मिली। तब उसने दो पत्थरों को सामने पड़ा पाया। आज तक बस पढ़ा ही था कि आग पत्थरों से पैदा की जा सकती है। आज इस थ्योरी को सच साबित करने का वक्त आ पहुंचा था। उसने अपनी बिखरी सांसों को सही किया और पत्थरों को रगड़ते हुए आग जलाना चाही। वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा था। दूर से घोड़ों के दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। दिल की धड़कनें
तेज हो गईं। वो जल्दी से पत्थरों को रगड़ रहा था। तब उम्मीद की किरण ने जन्म लिया। कई चिंगारियां पैदा हुईं और उसने टहनी को आग लगाई। धुआं फिजा में फैलने लगा तो उसे अपने पीछे एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया और लोगों की आवाजें भी। मुस्कुराहट ने उसके होठों पर जन्म लिया तो पीछे से घोड़ों की आवाजों ने जोर पकड़ा। हाथ से टहनी नीचे जा गिरी और रास्ता गायब हो गया। कहा था ना, रात से पहले कोई नहीं जा सकता यहाँ से। आवाजें ऊंची हो रही थीं। सूरज की बस आखिरी टिकिया दिखाई दे रही थी जो कुछ लम्हों की मेहमान थी। शफाकत ने बस उसी रास्ते की तरफ जो उसे कुछ लम्हों के लिए दिखाई दिया था दौड़ लगा दी। वो भागता रहा, अंधाधुंध भागता रहा, न पीछे देखा और न ही दाएं बाएं। कई आवाजें उसे अपनी तरफ बुला रही थी। लोगों की आहें उसे पीछे पलटकर देखने के लिए मजबूर कर रही थीं, मगर वो पागलों सी हालत में अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भाग रहा था। तभी उसे एक जोर की आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर जबरदस्त चोट लगाई हो। वो दर्द से कराह उठा था, मगर रुकने का वक्त नहीं था। सूरज अब जा चुका था और उसने आखिरी छलांग लगाई, इस आस पर कि शायद वो सरहद पार कर चुका हो। वो एक पत्थर के ऊपर जा गिरा। खून की एक लकीर पेशानी से निकली। उसका ड्रेस मिट्टी में बुरी तरह से अट चुका था। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों भाग रहे थे? एक आवाज गूंजी। उसने पलट कर देखा तो अपने आप को एक चौराहे पर पाया जहां अनगिनत आंखें उसे घूर रही थीं। उसके होठों पर दर्द के बजाय मुस्कुराहट ने जन्म लिया। आखिर वो जीत चुका था। रात से पहले उस गांव की सरहद वो पार कर चुका था।